डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 यानी कि HNDM 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं की इकाई 2 जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त विधाओं का परिचय के बारे में बात करेंगे। इकाई 1 में हमने निबंध विधा के बारे में जाना, जिसमें हमने निबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और विकास के साथ साथ उनके लेखकों के बारे में जाना। इकाई 2 में हम हिंदी की दूसरी गद्य विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त के बारे में जानेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप लोग जीवनी विधा का परिचय प्राप्त करके हिंदी की प्रमुख जीवनियों के बारे में बात कर सकेंगे, उनको जान सकेंगे। आत्मकथा विधा का परिचय प्राप्त करके हिंदी की प्रमुख आत्मकथा के बारे में जान पाएंगे। संस्मरण विधा का परिचय प्राप्त करके हिंदी के प्रमुख संस्मरणों के बारे में जान पाएंगे। यात्रा वृत्तांत विधा का परिचय प्राप्त करके हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी साहित्य में शुरू से देखें तो ज्यादातर रचनाएं पद्य में ही लिखी जाती थी। फिर धीरे धीरे आधुनिक युग तक आते आते पद्य से गद्य में रचनाएं होने लगी। हमारा हिंदी साहित्य भी आधुनिक युग में पश्चिम के साहित्य के संपर्क में आने के कारण भारतेंदु युग से ही कई नई विधाएं अस्तित्व में आई। ये विधाएं गद्य में लिखी जा रही थी, जिनमें उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त या आदि को हम देख सकते हैं। प्रस्तुत इकाई में हम जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त आदि विधाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। ये सभी साहित्य की बिल्कुल नई विधाएं हैं। इन विधाओं की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। पत्र पत्रिकाओं का प्रचार बढ़ने से इन विधाओं का ज्यादा विकास हुआ। अब हम क्रमशः इन विधाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम बात करें जीवनी विधा की। तो जिस तरह नई नई गद्य विधाओं का विकास आधुनिक युग के भारतेंदु युग से हुआ, उसी तरह जीवनी की शुरुआत भी आधुनिक युग के भारतेंदु युग से ही हुई है। जीवनी का मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति का सांगोपांग चित्रण करना, अर्थात जन्म, तिथि, क्रम से घटनाओं को माध्यम बनाकर उस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में लिखना। जीवनी को लिखने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वो संपूर्ण प्रामाणिक होनी चाहिए, जिसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त की जाती है। उन स्रोतों में हम देखें तो उस विषय या उससे संबंधित विषयों पर लिखित पुस्तकों या लेखों से, चरित नायक के पत्रों, डायरी और साक्षात्कार विवरणों से, चरित नायक के समकालीनों के संस्मरण से, चरित नायक से छूने वाली जो जीवन को संबंधित स्थानों की यात्रा से प्राप्त तथ्यों से, स्वयं चरित नायक के उसकी कृतियों और उत्सव आयोजनों में व्यक्त उद्गारों से प्राप्त किया जा सकता है और इसी के आधार पर जीवनी की रचना की जाती है। जीवनी में ये जरूरी नहीं कि जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन किया जाए, परंतु मुख्य घटनाएं जो दिल को एक नया मोड़ देने वाली जो घटनाएं होती है, जो दिल को छूने वाली होती है, उसका समावेश होना आवश्यक है। कल्पना और मन घड़त कहानियों का उससे कोई स्थान नहीं है। जीवनी में ली गई सारी घटनाएं प्रामाणिक और क्रमबद्ध होनी चाहिए। जीवनी लेखन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि भारतेंदु युग में पश्चिम के संपर्क से ही हुई थी। स्वयं भारतेंदु ने कालिदास, जयदेव, सूरदास, वल्लभाचार्य, मुगल बादशाहों एवं अंग्रेज शासकों के जीवन चरित्र से संबद्ध अनेक जीवनियां लिखी, जो विविध ग्रंथों में संकलित है। विषय निरूपण की दृष्टि से ये भारतेंदु युग की सबसे सशक्त जीवनियां है। भारतेंदु से प्रेरणा लेकर
अनेक लेखकों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया। कार्तिक प्रसाद खत्री ने छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र और अहल्याबाई का जीवन चरित्र नामक जीवनी लिखी। तो रमाशंकर व्यास ने नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र नामक जीवनी लिखी। प्रसिद्ध जीवनीकार देवी प्रसाद मुंसिफ ने राजा मालदेव का जीवन चरित्र, अकबरनामा, राणा भीम तथा जसवंत सिंह आदि जीवनी लिखकर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। राधा कृष्ण दास ने कविवर बिहारी लाल, सूरदास आदि साहित्यकारों से संबंधित जीवनियां लिखी। तो प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त ने भी जीवनी लिखकर जीवनी साहित्य को संबद्ध किया। इस तरह इस युग में तरह तरह की जीवनियां लिखी गई। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि गद्य की अन्य विधाओं की भांति ही भाषा और शैली की अपेक्षित प्रौढ़ता जीवनी साहित्य में भी प्रायः कम मिलती है। अतः जीवनी साहित्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग बाल्यकाल कहा जा सकता है। भारतेंदु युग से द्विवेदी युग तक आते आते जीवनी साहित्य लेखन को नई दिशा मिली और कई लेखक जीवनी लेखन करने के लिए प्रवृत्त हुए। स्वयं द्विवेदी जी ने जीवनियां लिखी है, जिसमें हम देखें तो प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित चर्चा आदि ग्रंथों में संकलित है। द्विवेदी युग में ऐतिहासिक महापुरुष, समाज सुधारक, राष्ट्र नेता, विदेशी महानुभावों आदि के जीवन के ऊपर जीवनियां लिखी गई। जैसे ऐतिहासिक में देखें तो कार्तिक प्रसाद की छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, बलदेव प्रसाद मिश्र का पृथ्वीराज चौहान, देवी प्रसाद का महाराणा प्रताप सिंह, ज्वालादत्त शर्मा का सिक्कों के 10 गुरु आदि जीवनियां उल्लेखनीय है। समाज सुधारक में दयानंद सरस्वती पर कई सारी जीवनियां लिखी गई, जिसमें रामविलास शारदा की आर्य धर्मेंदु, महर्षि दयाराम की दयानंद चरित्रामृत, माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्धानंद चरितावली को देख सकते हैं। राष्ट्र नेता में स्वाधीनता आयोजन से जुड़े महापुरुषों की जीवनियां लिखी गई, जिसमें महादेव भट्ट की लाजपत महिमा, पारसनाथ त्रिपाठी की तपोनिष्ठ महात्मा, मुकुंदीलाल वर्मा की अरविंद घोष, संपूर्णानंद की कर्मवीर गांधी, शीतलाचरण वाजपेयी की मदन मोहन मालवीय आदि जीवनियां उल्लेखनीय है। छायावादी युग से छायावाद तक आते आते जीवनी साहित्य का अपना अस्तित्व स्थापित हो चुका था। इस युग में जीवनी साहित्य में उल्लेखनीय कार्य हुआ। द्विवेदी युग में प्रचलित राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में जीवनी लेखन का कार्य ज्यादा चला। राष्ट्रीय महापुरुषों की जीवनियां लिखने वालों में नवजादिक लाल श्रीवास्तव की देशभक्त लाला लजपत राय, ईश्वरी प्रसाद शर्मा की बाल गंगाधर तिलक, रामदयाल तिवारी की गांधी मीमांसा, राम नरेश त्रिपाठी की गांधी जी कौन है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चंपारण में महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी की श्री गांधी तथा मनमंथन नाथ गुप्त की चंद्रशेखर आजाद प्रसिद्ध जीवनियां हैं। राष्ट्रीय महापुरुषों के अतिरिक्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर चरित्रों को लेकर भी जीवनियां लिखी गई। इनमें राम नरेश त्रिपाठी लिखित पृथ्वीराज चौहान, संपूर्णानंद लिखित सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रशेखर पाठक द्वारा राणा प्रताप सिंह, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित चंद्रगुप्त आदि उल्लेखनीय है। इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की प्रभावशाली महिला जीवनी चरित्र भी लिखे गए। इनमें शिवव्रतलाल वर्मन लिखित सच्ची देविया, मनोरमा बाई लिखित विद्योत्मा, जहूर बख्श लिखित आर्य महिला रत्न, जटाधार प्रसाद शर्मा लिखित अहिल्याबाई आदि प्रसिद्ध जीवनियां हैं। स्वतंत्रता के बाद के जीवनी विकास क्रम को हम छायावादोत्तरकालीन जीवनी शीर्षक के नाम से जान सकते हैं। इस काल में हिंदी साहित्य चरमोत्कर्ष पर था। हिंदी के कई प्रसिद्ध लेखक इसकी ओर आकृष्ट हुए, जिन्होंने ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, सामाजिक हस्तियों के साथ साथ साहित्यकारों की जीवनियां लिखी, तो विदेशी महापुरुषों के जीवन चरित्र लिखे भी
और श्रेष्ठ जीवनियों के अनुवाद भी हुए। इस युग में महात्मा गांधी से संबंधित जीवनियाँ सर्वाधिक लिखी गई, जिनमें घनश्याम बिड़ला, काका कालेलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित जीवनियाँ महत्वपूर्ण है। विदेशी विद्वान रोमा रोला द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष को 3 भागों में अनुदित किया गया है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि के ऊपर जीवनियाँ लिखी गई। रामनाथ सुमन, रामवृक्ष बेनीपुरी, माता सेवक पाठक, वियोगी हरि, लक्ष्मी नारायण लाल आदि ने राजनीति से जुड़े महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। इस युग में यानी कि छायावादोत्तर युग में इतिहास के अमर पात्रों को लेकर भी जीवनियाँ लिखी गई, जिसमें लाला लाजपत राय की छत्रपति शिवाजी, भीमसेन विद्यालंकार की शिवाजी के अतिरिक्त नाना फडणवीस, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि उल्लेखनीय जीवनियाँ हैं। विदेशी महापुरुषों की जीवनियों में राहुल सांकृत्यायन की स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन तथा माओ जे तुंग तथा रामवृक्ष बेनीपरी की रोजा लुक्सेमबुर्ग तथा कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण है। साहित्यकारों की जीवनियों में प्रेमचंद की जीवनी में उनकी पत्नी श्री शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में, उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही और मदन गोपाल की कलम का मजदूर सबसे महत्वपूर्ण जीवनियाँ है। इसके साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रूसी लेखक गोरकी, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य शुक्ल, अज्ञेय आदि लेखकों से संबंधित जीवनियाँ लिखी गई। स्वातंत्र्योत्तर कालीन युग में हम देखें तो कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने प्रतिष्ठित हस्तियों की जीवनियाँ लिखी, जिसमें विष्णु प्रभाकर की शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा सबसे महत्वपूर्ण जीवनी है। इसके अलावा रामविलास शर्मा, अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त आदि लेखकों ने विभिन्न क्षेत्रों के महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। इसके साथ जीवनियों के अनुवाद भी हुए, जिसमें प्रिंस कोप्राटकिन, महात्मा काउट लियो टोल्स्टॉय, श्रीमती क्यूरी, सरदार वल्लभ भाई आदि जीवनियाँ उल्लेखनीय है। इसके अलावा हिंदी सेवी संसार, हिंदी साहित्यकार कोश आदि ग्रंथों में प्रसिद्ध लेखकों की जीवनियाँ सम्मिलित है और आज भी इस दिशा में कई जीवनियाँ लिखी जा रही है। तो ये थी आधुनिक युग में भारतेंदु युग से शुरू हुई जीवनी विधा, जिसमें कई महान हस्तियों की जीवनियाँ लिखी गई, जिसके द्वारा हमें उस व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को देख सकते हैं। हमें भी उन महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए और इन व्यक्तियों के आदर्शों को हमारे जीवन में स्थान देना चाहिए। जीवनी विधा के बाद बात करें हम एक नई विधा जिसकी शुरुआत भी आधुनिक युग से हुई, वो विधा है आत्मकथा। आत्मकथा जीवनी की तरह आत्मकथा का विकास भी अत्यंत सीमित हुआ। आत्मकथात्मक संकेत यत्र तत्र साहित्य में मिल जाते हैं, किंतु उन्हें हम आत्मकथा नहीं कह सकते। आत्मकथा के तत्वों को ध्यान में रखकर लिखी गई प्रथम आत्मकथा 18वीं शताब्दी में कवि बनारसी दास लिखित अर्धकथा को मान सकते हैं। इस रचना में आत्मकथा का निर्वाह मिलता है। इसके उपरांत आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की थी, किंतु उसकी असामयिक मृत्यु के कारण यह रचना पूरी नहीं हो सकी। भारतेंदु ने अपनी आत्मकथा में विगत जीवन और मुफ्तखोरों मुसाहिबों का अत्यंत रोचक एवं सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके उपरांत भारतेंदु के समकालीन लेखक अंबिकादत्त व्यास ने निज वृतांत शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखकर इस विधा को आगे बढ़ाया। आत्मलेखन के प्रारंभिक दौर में कुछ अन्य लेखकों के नाम भी उल्लेखनीय है। इनमें स्वामी श्रद्धानंद रचित कल्याण पथ का पथिक, भवानी दयाल संदाल रचित प्रवासी की आत्मकथा तथा
स्वामी सत्येंद्र परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज प्रमुख आत्मकथाएं हैं। प्रवासी की आत्मकथा कई वर्षों तक चर्चा के केंद्र में रही। आगे चलकर छायावाद युग से आत्मकथा का विकास परिलक्षित है। छायावाद युग में द्विवेदी युग में आत्मकथा लिखने में लेखकों की बहुत रुचि नहीं थी। छायावादी युग में हिंदी गद्य साहित्य में अन्य विधाओं के साथ आत्मकथा साहित्य ने भी बहुत उन्नति की। इस समय के आत्मकथाकारों ने सामाजिकता के स्थान पर वैयक्तिक अनुभूतियों को स्थान दिया। छायावादी युग के आत्मकथाकारों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर पश्चिम के स्वच्छंदतावादी विचारों को ग्रहण किया। छायावाद तक आते आते कई लेखकों का ध्यान इस विधा की ओर गया और कुछ उल्लेखनीय आत्मकथाएं इस युग में लिखी गई, जिसमें हम देखें तो स्वामी दयानंद रचित जीवन चरित्र, उनके भाई परमानंद की लिखी हुई आप बीती, महात्मा गांधी लिखित आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस लिखित तरुण के स्वप्न उल्लेखनीय आत्मकथाएं हैं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की लिखी आत्मकथाएं वैसे तो हिंदी में अनुदित ही है, पर फिर भी वो इतनी प्रभावशाली है कि वो हिंदी में लिखी गई हो, ऐसा ही लगता है। इन रचनाओं ने पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। छायावाद के बाद बात करें हम छायावादोत्तर युग में लिखी आत्मकथा की, तो छायावाद की आत्मकथाओं की लोकप्रियता ने छायावादोत्तर युग के लेखकों को आत्मकथा लेखन की ओर प्रवृत्त किया। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि आत्मकथा का पूर्ण विकास इसी युग में हुआ। इस युग में साहित्यकारों के उपरांत समाज सेवकों, राजनेताओं ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखकर इस विधा को विकसित किया। पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा इस युग में साहित्यकारों द्वारा लिखित आत्मकथाओं का अधिक प्रकाशन हुआ। इसके उपरांत कवियों, कथाकारों, आलोचकों आदि विभिन्न विधाओं के लेखकों ने भी आत्मकथाएं लिखकर इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग के श्रेष्ठ आत्मकथा लेखकों में हरिभाई उपाध्याय, श्याम सुंदर दास वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांतिप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, देवराज उपाध्याय, चतुरसेन शास्त्री, पांडे शर्मा बेचैन उग्र, रामविलास शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हंसराज राहबर, रामदरस मिश्र और हरिवंश राय बच्चन के नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसमें श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकथा कहानी, हरिभाई उपाध्याय की साधना के पथ पर, राहुल सांकृत्यायन की 5 खंडों में प्रकाशित मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि की मेरी जीवन प्रवाह आदि अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लेखकों ने पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन को पाठकों के सामने रख दिया है। इनमें इन लेखकों की विचारधारा, उनके सिद्धांत, समाज के प्रति अपना कर्तव्य एवं जीवन संघर्षों के अनेक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। छायावादोत्तर युग के बाद हम बात करें स्वातंत्र्योत्तर युग की आत्मकथा की, तो छायावादोत्तर युग में विकास हुई यह धारा का विस्तार स्वातंत्र्योत्तर काल में हुआ। 1950 के बाद कई विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों ने आत्मकथाएं लिखी और प्रकाशित करवाई। साम्यवादी विचारधारा के प्रसिद्ध लेखक यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का 3 स्वर में इस युग के प्रारंभ में ही प्रकाशन हुआ। इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और क्रांतिकारी दल की क्रियाओं को भी चित्रित किया है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा है, जिसमें एक गरीब और नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए देश विदेश में यात्राएं की और स्वतंत्रता के महत्व को समझाया। शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की प्रजा बहुत मार्मिक ढंग से लेखक के जीवन के कई हिस्सों को चित्रित करती है। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई है। पहली चांद सूरज के विरन और दूसरी नील यक्षिणी। नील यक्षिणी में लेखक ने अपने जीवन के सन 1927 से लेकर 1984 तक के समय को उजागर किया है।
शिल्प की दृष्टि से यह आत्मकथा हिंदी आत्मकथा लेखन में एक नवीनतम और मौलिक प्रयोग है। हिंदी के समर्थ नाटककार सेठ गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण नामक आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू तक के विचारों की खुल के आलोचना की है। इन आत्मकथा में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन भी मुखर हो उठा है। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा के 2 भाग बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर नाम से इस युग में प्रकाशित हुए हैं। इस आत्मकथा की मुख्य विशेषता है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। लेखक ने मनोविश्लेषण के आधार पर अपने जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों के चिन्ह शेषों में खोजे हैं। हिंदी के महान हाल्यवादी कवि और लेखक हरिवंशराय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। उन्हें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक नाम दिया गया है। इन चारों भागों में लेखक ने अपने पूरे जीवन को बहुत दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने भौतिक और मानसिक संघर्ष के तथ्यों को कलात्मक रूप से बनाया है, जो पाठकों को बहुत आसानी से पता चल जाता है। 10 द्वार से सोपान तक उनकी आत्मकथा का अंतिम भाग है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है। इन सभी लेखकों के अलावा आत्मकथा लेखन के माध्यम से पाठकों को आकर्षित करने वाले अन्य साहित्यकारों में हम देखें तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, जिसकी आत्मकथा है मेरी अपनी कथा, पांडे बेचन शर्मा की अपनी खबर, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की जीवनी के 4 अध्याय, वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी, रामावतार अरुण की अरुणायन, कृष्णचंद्र की आधे सफर की पूरी कहानी, रामदरस मिश्र की इस युग में साहित्यकारों के अलावा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने भी आत्मकथाएं लिखी है, जो आत्मकथा साहित्य को समृद्ध करती है। डॉक्टर राम प्रसाद, जानकी देवी बजाज, नरदेव शास्त्री, पृथ्वीराज आजाद, आबिद अली, मोरारजी देसाई तथा बलराज वधोक जैसे लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं को बहुत लोकप्रिय बनाया है। इन सभी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा को आलोचकों ने इसे बेहतरीन आत्मकथा बताया है। इस आत्मकथा में लेखक का साहित्यिक जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। जानकी देवी बजाज का पहला नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वे आत्मकथा लेखन में पहली महिला लेखिका है। लेखिका ने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें अपनी आत्मकथा में कई राजनेताओं से संपर्क करने का सौभाग्य मिला। इस धारा के लगभग सभी आत्मकथा लेखकों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी दिलचस्प घटनाओं और भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक परिस्थितियों को रोचक बनाकर बताया है। वर्तमान युग में आत्मकथा लिखने वालों में उपरोक्त लोगों के अलावा कुछ पत्रकारों, शिक्षकों, फिल्म कलाकारों, वकीलों और अन्य लोगों भी शामिल है, जिसमें पत्रकार में प्रसिद्ध है इंद्र वाचस्पति और मूलचंद अग्रवाल ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। मूलचंद अग्रवाल की आत्मकथा एक पत्रकार की आत्मकथा और इंद्र वाचस्पति की आत्मकथा पत्रकारिता के अनुभव में व्यक्तिगत जीवन के कई रोचक घटनाओं के साथ साथ पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने के दौरान हुए अनुभवों का वर्णन है। कालिदास कपूर की मुर्दरिस की आत्मकथा, प्रिंसिपाल दीवान चंद की आत्मकथा और मानसिक चित्रावली शिक्षकों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं में से कुछ हैं। वकील गणेश वासुदेव मालवंकर की आत्मकथा मेरा वकीलाती जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लेखक ने उन मुकदमों का जीवंत दिलचस्प वर्णन किया है जिनमें वे जीत हासिल की थी। फिल्मी कलाकारों द्वारा लिखित आत्मकथाओं में प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा खास है। इसमें लेखक ने फिल्म क्षेत्र में अपने आगमन से लेकर अभिनय के विभिन्न पहलुओं को सुंदर चित्रण किया है।
हिंदी में इस युग में विदेशी और भारतीय भाषाओं में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं के अनुवादों ने भी आत्मकथा साहित्य को समृद्ध किया है। के.एम. मुंशी, काका कालेलकर, वीर सावरकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ ठाकुर, अबुल कलाम आजाद, अमृता प्रीतम इनमें से कुछ जीवनीकार है। टोल्स्टॉय, हिटलर, हेलन केलर, खान अब्दुल गफ्फार खां आदि विदेशी लेखकों की आत्मकथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनका अनुवाद भी हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साहित्य और व्यक्ति का संबंध बहुत पुराना है और व्यक्ति सदैव अपनी भावनाओं और विविध जीवनानुभवों के शब्दों में व्यक्त करने के लिए उत्सुक रहता है। जब कोई युवा होता है और अपने अतीत की यादों को लिखना चाहता है तो उनकी आत्मकथा बन जाती है। आधुनिक युग में आत्मकथा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह आज एक स्वतंत्र विधा बन गई है। हिंदी आत्मकथा की परंपरा भले ही आधुनिक काल से पूर्व क्षीण हो गई है, लेकिन आज सुदृढ़ और विकसित हो गई है। आज हिंदी आत्मकथा परंपरा में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की आत्मकथाएं लिखी जा रही है। इस युग में धार्मिक, राजनीतिक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारियों ने आत्मकथा विधा को पल्लवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिला लेखिकाएं भी इस परंपरा से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ रही है। सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि इन दो विधाओं को जानने के बाद हम देख सकते हैं कि जीवनी आत्मकथा विधाओं का उद्भव आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही हुआ है। जीवनी लेखन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से पश्चिम के संपर्क में आने से ही हो गई थी। जीवनी में मुख्य घटनाएं जो दिल को छू लेने वाली होती है, जो जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती है, उसका समावेश होना आवश्यक है। कल्पना और मन गढ़ंत कहानियों का उसमें कोई स्थान नहीं है। द्विवेदी युग में जीवनी लेखन को नई दिशा मिली। छायावाद तक आते आते जीवनी साहित्य का अपना अस्तित्व स्थापित हो चुका और इसमें उल्लेखनीय कार्य हुआ। छायावादोत्तर काल में जीवनी साहित्य चरमोत्कर्ष पर था और कई प्रसिद्ध साहित्यकारों ने जीवनी लेखन का कार्य किया। आत्मकथा के तत्वों को ध्यान में रखकर लिखी गई प्रथम आत्मकथा 18वीं सदी में कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा आती है। साहित्यकारों के अलावा भी कई लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को अंकित किया है। आज हिंदी आत्मकथा परंपरा में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की आत्मकथाएं लिखी जा रही है। धार्मिक, राजनीतिक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारियों ने भी आत्मविधा को पल्लवित करने में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिला लेखिकाएं भी इस परंपरा से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ रही थी। तो ये थी द्वितीय वर्ष बीए की पेपर 4 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं की दूसरी इकाई जीवनी आत्मकथा संस्मरण यात्रावृत विधाओं का परिचय का पहला भाग, जिसमें हमने आज 2 विधाओं का परिचय प्राप्त किया। पहली जीवनी और दूसरी आत्मकथा, जिसका उद्भव आधुनिक युग के भारतेंदु युग से ही माना गया है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और विकसित हुई और आज अपने आप में स्वतंत्र विधा के रूप में पल्लवित है। इस इकाई के दूसरे भाग में हम संस्मरण और यात्रावृत विधाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः